नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। मोहन यादव के शपथ ग्रहण में महफिल लूट ले गए मामा, शिवराज के आगे फीकी पड़ी सबकी शक्ति। सिर्फ उम्र और वोट बैंक नहीं, बीजेपी ने 3 नए मुख्यमंत्रियों से कई और दांव भी चले। सिलसिलेवार जानिए, संसद के 0 आवर के दौरान कैसे लगी सुरक्षा में सेंध। दहशत में पाकिस्तान, बीएसएफ ने इन 2 देशों के बॉर्डर पर तैनात किए 100 ड्रोन, दिन रात करेंगे निगरानी। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में तीसरे शख्स की मौत, हत्यारे की गोलियों का शिकार हुए अजित सिंह ने 8 दिन इलाज के बाद तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में 13 दिसंबर का दिन यादगार के रूप में दर्ज हो गया है। प्रदेश को अगले 5 साल के लिए नया मुखिया मिल गया है। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद पार्टी ने 3 बार के विधायक डॉक्टर मोहन यादव को नया सीएम बनाया है। उन्होंने आज पीएम मोदी और पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में अपने पद की शपथ ग्रहण की। वहीं मोहन यादव के नए सीएम चुनते ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का राज खत्म हो गया। शपथ ग्रहण समारोह से बाहर निकलते ही जो नजारा मिला वो पूर्व सीएम ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल 3 दिसंबर के दिन रिजल्ट आने के बाद 10 दिन बाद आखिरकार बीजेपी ने सीएम पद के लिए मोहन यादव को शपथ दिला दी। वहीं पूर्व सीएम शिवराज का पद छीन लिया गया। वे शपथ ग्रहण समारोह से बाहर निकले तो जनता ने उनको घेर लिया, साथ ही मामा के नारे लगाने लगे। शपथ ग्रहण के बाहर आते ही अपने मामा यानी शिवराज सिंह चौहान को घेर लिया, साथ ही मामा के नारे लगाने लगे। हालत ये तक हो गई कि शिवराज सिंह चौहान अपनी गाड़ी तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। उनके सीएम पद के हटते ही समर्थकों ने मामा मामा के नारे लगाते हुए उनको घेर लिया और उनके वाहन तक ही नहीं पहुंचने दिया। किसी तरह पूर्व सीएम अपनी कार तक पहुंचे तो लोगों ने उनकी कार को रोक लिया। सीएम के वाहन को रोकते हुए जनता अपने प्यारे मामा से कहने लगी कि मामा जी, हम तुम्हारे राह देखेंगे। कुछ तो कहने लगे कि मामा आपने छोड़ दिया अपने भांजों को। इस पर किसी ने कहा कि अरे नहीं छोड़ा है, आप फिर से वापस आओगे, आप पर भरोसा है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अक्सर रहस्यमयी तरीके से काम करता है। उदाहरण के लिए तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों का अप्रत्याशित चुनाव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान में भजन लाल शर्मा का चयन। आम जनता के साथ साथ मीडिया के लिए यह रैंडमली निकाले गए नाम को हो सकते हैं। आम जनता के साथ साथ मीडिया के लिए यह रैंडमली निकाले गए नाम हो सकते हैं। हालांकि इन स्पष्ट आश्चर्यजनक फैसलों के पीछे कुछ तरीका या पैटर्न है। क्या किसी को पता था कि 2001 में जब केशुभाई पटेल के संभावित उत्तराधिकारियों के रूप में कई नामों की चर्चा हो रही थी तो नरेंद्र मोदी जैसे एक गुप्त संघ प्रतिभा को गुजरात का मुख्यमंत्री चुना जाएगा। अब हम उनके बिना भाजपा की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यही बात हरियाणा में 2 कार्यकाल वाले मनोहर लाल खट्टर या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान यानी 2003 से लेकर 2005 में उमा भारती और बाबूलाल गौर के साथ असफल प्रयोगों के बाद के चयन पर भी लागू होती है। छत्तीसगढ़ में साई, मध्य प्रदेश में यादव और राजस्थान में शर्मा को शामिल करने को इसी रूप में देखा जा रहा है। इनमें यादव और शर्मा को ट्राइड एंड टेस्टेड लोकप्रिय दावेदारों क्रमशः शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को दरकिनार करके गद्दी सौंपी गई। मीडिया इस बात पर जोर दे रहा है कि यह नेताओं की अगली पीढ़ी की तलाश की कवायद है, लेकिन चौहान की उम्र तो महज 64 साल की है। उनकी जगह लाए गए यादव जो दक्षिण उज्जैन से 3 बार चुने हैं 58 वर्ष के हैं। चौहान जब 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब उनकी उम्र लिहाजा यादव से लगभग 12 साल बड़े हैं।
खट्टर 60 वर्ष के थे जब उन्होंने 2014 में हरियाणा के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। हालांकि राजस्थान में जिन वसुंधरा राजे की दावेदारी इस बार नजरअंदाज की गई, उनकी उम्र 70 साल है, लेकिन उनकी जगह किसे दी जाए, इसका फैसला करना भाजपा के लिए सबसे कठिन होना चाहिए था, क्योंकि राज्य में भाजपा के पास बड़ा बहुमत नहीं है। इसलिए यह धारणा कि भाजपा अगली पीढ़ी की तलाश में है आंशिक रूप से ही सच है। वास्तव में 4 कारण हैं कि भाजपा इस तरह के चुनाव क्यों करती है। पहला कारण, जब भी केंद्रीय नेतृत्व मजबूत होता है तो राज्य के नेताओं को उनके साथ तालमेल बिठाना पड़ता है, ना कि वो सत्ता के प्रतिद्वंदी केंद्र बने। दूसरा कारण है कि नई प्रतिभाओं के साथ प्रयोग करना, जहां सफलता की गारंटी नहीं है। सफल होने के लिए किसी भी नए नेता को शासन करने में कुशल होना चाहिए, संगठन के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए और राजनीतिक समझ होनी चाहिए। यह एक कठिन संयोजन है जिसे एक व्यक्ति में खोजना मुश्किल है। कांग्रेस के पास सत्ता में कई वर्षों का अनुभव है और इसलिए सरकारों का मंत्रालयों के नेतृत्व के लिए बेंच स्ट्रेंथ है। इसके विपरीत भाजपा के पास 2014 में मोदी की सत्ता संभालने के समय यह गहराई नहीं थी। इसलिए भविष्य के नेतृत्व और सरकारी पदों के लिए लॉन्ग टर्म बेंच बनाने की जरूरत है। अंत में भाजपा हिंदू जातियों और समुदायों का एक स्थायी चुनाव गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है। यह तभी हो सकता है जब विभिन्न राज्यों में वहां की प्रमुख जातियों को यकीन हो सके कि भाजपा ही वो पार्टी है जहां अपना राजनीतिक करियर आगे बढ़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की साई एक आदिवासी है और उनके 2 डिप्टी ओबीसी यानी अरुण साव और ब्राह्मण विजय शर्मा समुदायों से है। मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा क्रमशः ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के हैं, जबकि सीएम यादव ओबीसी से है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पड़ोसी राज्य यूपी के लिए भी एक संकेत हो सकते हैं, जहां ज्यादातर यादव भाजपा को वोट नहीं करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो एक राजपूत है और हाल तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष होंगे। राजस्थान में शर्मा एक ब्राह्मण है और उनके 2 डिप्टी राजपूत और दलित है। हालांकि विभिन्न समुदाय के चेहरों को संतुलित करने का यह पैटर्न भाजपा के लिए अनोखी बात नहीं है, बल्कि यह तो मंडल की राजनीति शुरू होने के बाद सोशल इंजीनियरिंग के साथ प्रयोग करने वाली पार्टी में से एक रही है। हालांकि भाजपा के पास एक विशेष ताकत है, उसके पास सरकार और पार्टी में पदों के लिए प्रतिभाओं का एक अतिरिक्त पुल है। अधिकांश पार्टियों के पास संभावित नेताओं के 3 स्रोत है: कोर अंदरूनी सूत्र, बाहरी लोग और नौकरशाही या कॉरपोरेट क्षेत्र वैसी प्रतिभाएं जो पूर्व में राजनीति से दूर रही हो। भाजपा के पास एक और स्रोत है और वह है संघ परिवार। वर्तमान मुख्यमंत्रियों और शीर्ष पदों के लिए संभावित शीर्ष दावेदारों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ का आरएसएस से सीधा कोई संबंध नहीं है। अब वह पार्टी, कैडर और संघ दोनों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। असम में हिम्मत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए हैं और पार्टी और संघ कार्यकर्ताओं के बीच भी लोकप्रिय हो गए हैं। खट्टर देवेंद्र फडणवीस और राज्य के कुछ अन्य नेता संघ से है। भाजपा को संघ के पुल के साथ जो फायदा है वह यह है कि उनके पास सही मानसिकता है। वरिष्ठ संघ नेताओं को त्याग और अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। भाजपा को संगठनात्मक क्षमताओं के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले नेता मिलते हैं, जिनके पास इन लोगों को पद से वंचित करने पर दल बदल का लगभग 0 जोखिम होता है। उनसे कुछ अगर राजनीतिक पद दिए जाए तो संभव है कि उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। ऐसे में उनसे पद वापस लिया जाए तो वे वापस संघ में चले जाते हैं, न कि विरोधी दल में। यही बात भाजपा को बाकियों से आगे रखती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री इस बात का सबूत है कि पार्टी अक्सर मौजूदा लोगों को बदलते समय इस पुल पर निर्भर करती है। हालांकि इस बार राज्य और चौहान के साथ इस धारणा का परीक्षण किया जा सकता है, लेकिन भाजपा के आला कमान का स्पष्ट रूप से मानना है कि मोदी का जादू राजस्थान और मध्य प्रदेश किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा, जहां 2 दरकिनार किए गए नेता सुलग रहे हैं।
संसद में आज वो हो गया जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। नई संसद में शीतकालीन सत्र की कार्यवाही चल रही थी। लोकसभा में पश्चिम बंगाल के मालाड उत्तर से बीजेपी सांसद स्वगेन मुर्मू भाषण दे रहे थे। सभापति की कुर्सी पर बैठे थे बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल। तभी अचानक दर्शन दीर्घा से किसी की कूदने की आवाज आई। सभी सांसद चौंक गए। कोई कुछ समझ पाता कि युवक एक बेंच से दूसरे बेंच पर कूदने लगा। तभी बीएसएफ के सांसद मलुक नागर युवक की तरफ बढ़े और उसे दबोच लिया। नागर ने मीडिया को बताया कि जहां पर हम लोगों की सीट है वहीं पर दर्शक दीर्घा है। शून्यकाल चल रहा था। 5 से 7 मिनट ही बचे थे। अचानक मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरी बेंच को धक्का दे दिया है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले युवक बेंच पर कूदने लगा। उन्होंने बताया कि वो जब उसके पीछे भागे तो युवक कहने लगा, तानाशाही नहीं चलेगी। नागर ने बताया वह सीटों के ऊपर से जंप करने लगा। जब हम उसे पकड़ने भागे तो वह कहने लगा, नजदीक मत आओ, तानाशाही नहीं चलेगी। नजदीक पहुंचते ही उसने जूता निकाल दिया। उसमें से कुछ निकाला और धुआं फैला गया। बहरहाल युवक के कूदते ही पीठासन पदाधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी। घोषणा करते वक्त वो बहुत घबराए दिख रहे थे और उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उस वक्त सदन में ही मौजूद थे। मलुक नागर ने कहा कि एक वक्त ऐसा लगा कि हमारी जान बच पाएगी या नहीं। वहीं बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने आरोपियों को आतंकी बताया है। बीएसएफ ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती सीमा पर घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए आधुनिक तकनीक से लैस 100 ड्रोन तैनात किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सहयोग से तैनात किए गए इन ड्रोन से बॉर्डर के साथ साथ सीमांत इलाकों की भी निगरानी की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि बीएसएफ के पास पहले से भी कुछ ड्रोन थे। उनकी संख्या सीमाओं पर चुनौती के हिसाब से काफी कम पड़ रही थी। इसे देखते हुए सीमाओं पर घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए बीएसएफ को अभी तक 100 ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। इसे बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अलग अलग इलाकों में तैनात किया है। इनमें खास तौर से पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल और कश्मीर की सीमाओं पर ड्रोन स्क्वाड की ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इससे न केवल रात में बल्कि दिन में निगरानी रखी जाएगी। सीमाओं पर कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां आसानी से जवान नहीं जा पाते और इन इलाकों में निगरानी रखना भी काफी बड़ी चुनौती होती है। बॉर्डर एरिया के इन्हीं पॉइंट्स की निगरानी के लिए एडवांस तकनीक से लैस यह ड्रोन यहां लगाए गए हैं। इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से भारत में घुसपैठ या फिर तस्करी करने की कोशिश करने वालों को समय रहते ही पकड़ लिया जाए। इसमें जरूरत के मुताबिक बड़े और छोटे दोनों तरह के ड्रोन ही बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। इससे बॉर्डर एरिया में जहां भी कहीं बीएसएफ को यह लगता है कि यहां से घुसपैठिया होने का शक है, वहां ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है। बीएसएफ के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पाकिस्तान की तरफ से भारत में सबसे अधिक ड्रग्स की तस्करी पंजाब बॉर्डर से की जा रही है। इस साल अक्टूबर तक पंजाब बॉर्डर से करीब 400 किलो ड्रग्स पकड़ी गई। दूसरे नंबर पर गुजरात बॉर्डर का इलाका आ रहा है, जहां तस्कर घुसपैठी करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। इनमें करीब 220 किलो ड्रग्स बरामद की गई। हथियारों के मामले में कश्मीर बॉर्डर से पाकिस्तान सबसे अधिक गोला बारूद भारत में भेजने की कोशिश कर रहा है। जयपुर में हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के दौरान घायल हुए अजित सिंह की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। अजित सिंह सुखदेव सिंह गोगामेडी का परिचित था। वह किसी काम से 5 दिसंबर को गोगामेडी से मिलने गया था। दोपहर को जब नितिन फौजी, रोहित राठौड़ और नवीन सिंह शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पहुंचे तब अजित सिंह भी वही था। हमलावरों ने दनादन फायरिंग करके गोगामेडी और अपने एक साथी नवीन शेखावत की हत्या की थी। फायरिंग के दौरान गोगामेडी के परिचित अजित सिंह को भी गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल अजित सिंह जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आईसीयू वार्ड में भर्ती था। मंगलवार 12 दिसंबर की शाम को अजित सिंह ने भी दम तोड़ दिया। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में शामिल 8 आरोपियों को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक लड़की भी शामिल है।
जो अपने पति के साथ मिलकर गुर्गों को हथियार उपलब्ध कराती थी और उन्हें लाखों रुपए की नकद भी देती थी। जयपुर पुलिस ने सबसे पहले हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी रामवीर जाट को गिरफ्तार किया। बाद में दोनों हमलावरों नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। आरोपियों के फरार होने में मदद करने वाले उधम सिंह, भवानी सिंह उर्फ रोनी, राहुल और सुमित को भी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी जयपुर पुलिस की रिमांड पर है। मंगलवार को पुलिस गोगामेडी पर फायर करने वाले दोनों आरोपियों नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को कड़ी सुरक्षा के बीच श्यामनगर स्थित उस मकान तक ले गई जहां उन्होंने गोगामेडी की हत्या की थी। पुलिस के साथ FSL की एक्सपर्ट टीम भी थी। हत्याकांड के पूरे सीन को रिक्रिएट कराया गया। दोनों हमलावर कैसे घर में घुसे, कहां बैठे और फिर कैसे और कितने फायर किए, पूरे घटनाक्रम को दोहराते हुए फोटोग्राफर और वीडियोग्राफी की गई ताकि जांच में शामिल किया जा सके। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सरगना रोहित गोदारा ने करवाई थी। रोहित ने अपने गुर्गे वीरेंद्र चारण के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग की। इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए नितिन फौजी, रोहित राठौड़ और नवीन सिंह शेखावत को 5 दिसंबर को गोगामेडी के घर भेजा। मिलने के बहाने तीनों गोगामेडी के घर गए। कुछ ही मिनट बात करने के बाद नितिन और रोहित ने धनाधन फायरिंग की, जिसमें गोगामेडी और नवीन सिंह की मौत हो गई। घायल अजित सिंह की भी 12 दिसंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले की आगे की जांच अब NIA को सौंपी जाएगी। महाराष्ट्र में वर्ष 2022 के दौरान कैंसर के उपचार के लिए औसतन 333 लोगों का रोजाना रजिस्ट्रेशन किया गया। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा कैंसर मरीज महाराष्ट्र में रजिस्टर हुए हैं। साल 2013 में कैंसर से महाराष्ट्र में 97,759 लोग ग्रसित हुए थे, जबकि वर्ष 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,21,717 हो गया है। पिछले एक दशक के दौरान राज्य में कैंसर के मरीजों की संख्या 24% तक बढ़ी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अनुसार कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या साल 2022 में 14.61 लाख की थी, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 15.7 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। NCRP के आंकड़ों के अनुसार देश भर में कैंसर के कुल 11,67,429 मामले दर्ज हुए हैं। सबसे अधिक 1,70,242 मामले यूपी से है, जबकि महाराष्ट्र से 97,759 कैंसर रिपोर्ट हुए हैं। वर्ष 2022 में देश भर में कुल 14,61,427 कैंसर के केस सामने आए थे। तब यूपी से 2,10,998 और महाराष्ट्र से 1,21,717 मामले रिपोर्ट हुए थे। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मुंबई में BMC और महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग कैंसर की जांच और ट्रीटमेंट का दायरा बढ़ा रहा है। मुंबई में टाटा कैंसर अस्पताल, BMC के साइना और नायर अस्पताल में कैंसर सेवा का विस्तार किया जाएगा। राज्य सरकार ने एक बैठक में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में कैंसर स्क्रीनिंग की सुविधा मुहैया कराने की बात कही है। इससे बीमारी का पता शुरुआती स्तर पर ही चल जाएगा। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को भी कैंसर केयर देने के लिए सशक्त किया जाएगा। टाटा मेमोरियल अस्पताल की तरह खारघर के एक्ट्रेट अस्पताल में पहले 150 बेड की सुविधा थी। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब 500 बेड बढ़ाए जाएंगे। अगले कुछ साल में यहां 880 बेड्स की सुविधा होगी। हाफकिन में भी 500 बेड्स की क्षमता वाली इमारत आगामी 3 वर्षों में तैयार कर दी जाएगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड कैंसर अस्पताल औरंगाबाद अपग्रेडेशन लगभग पूरा होने वाला है। 265 बेड्स की क्षमता वाले इस अस्पताल से मराठवाड़ा, खानदेश, विदर्भ और महाराष्ट्र सीमा से सटे आंध्र प्रदेश के मरीजों को मुंबई आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धूम्रपान, तंबाकू युक्त पदार्थों का सेवन, शराब का सेवन और बाहर के खान पान पर अधिक निर्भरता मुंह, गले, फेफड़े, पेट के कैंसर का कारण बन सकती है। नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में नक्सलियों द्वारा IED बम विस्फोट किया गया। बम की चपेट में आने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का एक जवान शहीद हो गया।
हादसे में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। नारायणपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमदई घाटी स्थित लोह अयस्क खदान क्षेत्र में बम विस्फोट। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को जानकारी दी। नारायणपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमदई घाटी स्थित लोह अयस्क खदान क्षेत्र में बम विस्फोट के कारण छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 9वीं बटालियन के जवान कमलेश साहू शहीद हो गए तथा आरक्षक विनय कुमार घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अमदई घाटी क्षेत्र में सुरक्षा बल के जवानों को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था। उन्होंने बताया कि नक्सलियों ने विस्फोट किया और जवानों पर गोलीबारी भी की, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में घायल हुए विनय को मामूली चोटें आई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहीद जवान कमलेश राज्य के जांजगीर क्षेत्र में रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला राज्य का नक्सल प्रभावित इलाका है। छत्तीसगढ़ में बुधवार को नए सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। आज नए सीएम विष्णुदेव साय राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुजरात विधानसभा की सदस्यता छोड़ने के बाद पूर्व आप नेता भूपत भायाणी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। खुद के पहले से बीजेपी में होने की बात कहते हुए भयानी ने कहा कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से विधायक के पद से इस्तीफा दिया। भयानी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं एक राष्ट्रवादी आदमी हूं। आम आदमी पार्टी राष्ट्रवादी नहीं है। भूपत भयानी ने विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को इस्तीफा देने के बाद दावा किया कि वह पहले से बीजेपी में है। भयानी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक राष्ट्रवादी आदमी हूं मैं। आम आदमी पार्टी देश हित के काम करने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है। मैं अपने क्षेत्र के लोगों का काम करना चाहता हूँ। सही समय पर सही राजनीतिक फैसला लिया जाएगा। मैं भी पहले बीजेपी का कार्यकर्ता था। भयानी ने दोहराया कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है। बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, इस सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने साफ कहा कि मैं पहले से ही बीजेपी में हूँ। भयानी के अगले कुछ दिनों में बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद है। 2022 में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर भूपत भयानी आप से लड़े थे और फिर विसावदर से जीतकर विधायक बने थे। भूपत भयानी के अनुसार उन्होंने 2 लाइनों में अपना इस्तीफा दे दिया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ। मैं विकास में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। इसके लिए मुझे आम आदमी पार्टी में उपयुक्त मंच नहीं मिल पाता। मैंने आम आदमी पार्टी के सदस्य और विधानसभा विधायक के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था। मैंने बीजेपी में बहुत काम किया है। जब मैं सरपंच था तो बीजेपी ने मुझे नहीं निकाला। वह पद पार्टी का नहीं था। यह गलत है कि बीजेपी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था। भूपत भयानी ने कहा कि मैं अपने लोगों के माध्यम से कार्यकर्ताओं से अनुरोध पर यह निर्णय लूंगा। मेरे कार्यकर्ताओं को तय करना है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। भयानी ने कहा कि लोकतंत्र में किसी पर कोई दबाव नहीं होता। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यशोदान गढ़वी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि बीजेपी तानाशाही चला रही है। बीजेपी विधायकों से जबरन इस्तीफा दिलवाती है। बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने के फैसले को सही ठहराने के बाद पाकिस्तान के केयरटेकर सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान सरकार ने इस मामले को OIC देशों के साथ उठाया है। अब इस्लामिक देशों का यह संगठन OIC भी अनुच्छेद 370 विवाद में कूद पड़ा है। OIC ने सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 370 को लेकर दिए फैसलों पर चिंता जताई है। सऊदी अरब की अगुवाई वाले OIC महासचिव कार्यालय भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता व्यक्त करता है, जिसमें भारत सरकार के 5 अगस्त 2019 के एक तरफा उठाए गए कदम को सही ठहराया गया है।
इसके तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया गया। ओआईसी ने इस्लामिक शिखर सम्मेलन और ओआईसी विदेश मंत्रियों की परिषद के प्रस्तावों तथा फैसलों को भी साझा किया गया है। गाजा पर कुछ नहीं कर पाने वाले ओआईसी ने कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने का ढोंग किया है। ओआईसी ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर मुद्दों का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप किया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला संविधान के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इससे पहले अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। करीब 1 दर्जन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह मोदी सरकार के हक में फैसला दिया। भारतीय सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान की सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा था कि वह भारत के सुप्रीम कोर्ट और संविधान को नहीं मानता है और फैसले को खारिज करता है। वहीं चीन ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई थी और भारत को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक इसका समाधान करना चाहिए। पाकिस्तान ने इस पूरे मामले को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी उठाया था। इस पर पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया था। भारत सही संतुलन कायम करने की चुनौती का सामना करते हुए गाजा में इजराइल हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के आह्वान में शामिल हो गया है। पिछली बार भारत मतदान में अनुपस्थित रहा था। मंगलवार को 153 वोटों से प्रस्ताव पारित होने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंपोज ने जटिल कारकों, इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले, मानवीय संकट और नागरिकों की मौत को रेखांकित किया और कहा, हमारी चुनौती असाधारण रूप से कठिन समय में सही संतुलन बनाने की है। सीज फायर के इस प्रस्ताव के समर्थन में पाकिस्तान और दक्षिण एशिया के अन्य देशों ने भी वोट दिया। भारत के इस कदम को दोस्त इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मतदान के बाद कंबोज ने कहा कि हम इस तथ्य का स्वागत करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर क्षेत्र के सामने मौजूद कई चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा आधार ढूंढने में सक्षम है। मिस्र और मॉरिटानिया द्वारा कई सह प्रायोजकों के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव के खिलाफ केवल 10 वोट पड़े, जबकि 23 देश अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव में सभी बंधकों की रिहाई की भी मांग की गई है और सभी पक्ष ने अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने, विशेष रूप से नागरिकों की सुरक्षा और गाजा में राहत के लिए मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। यह प्रस्ताव केवल प्रतीकात्मक है क्योंकि सुरक्षा परिषद के विपरीत महासभा के पास प्रवर्तन शक्तियां नहीं हैं। हमास की तलाश में गाजा पर जारी इजराइल के जवाबी हमलों में 18,000 से अधिक फिलिस्तीनी, जिनमें से 8,600 से अधिक बच्चे और 4,500 महिलाएं शामिल है जो कि मारे गए हैं, जिससे इजराइल के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कम हुआ है। महासभा में 27 अक्टूबर को युद्ध विराम के पहले के प्रस्ताव के पक्ष में 121 वोट मिले थे, जबकि मंगलवार को नवीनतम प्रस्ताव को 153 देशों का समर्थन मिला, जबकि विरोध में वोट 14 से हटकर 10 हो गए और अनुपस्थित रहने वाले 44 से घटकर 23 रह गए। भारत ने फिलिस्तीन के प्रति दृढ़ समर्थन को अपनी नीति में बदलाव करते हुए अक्टूबर में यह कहते हुए मतदान से दूर रहा था कि प्रस्ताव में आतंकवाद की निंदा नहीं की गई है, लेकिन मंगलवार को इससे प्रस्ताव के लिए मतदान किया। हालांकि इसमें अभी भी आतंकवाद की निंदा नहीं की गई है या हमास का नाम नहीं लिया गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा हमास के बंधकों को रखने वाली पार्टी के रूप में नामित करने के लिए और अमेरिका द्वारा हमास द्वारा सघन्य आतंकवादी हमलों की निंदा करने के लिए लाए गए एक संशोधन का समर्थन किया। दोनों पर मंगलवार को मतदान हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले 10 देशों में अमेरिका, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे, जबकि ब्रिटेन और जर्मनी अनुपस्थित रहने वालों में से थे। कंपोज ने स्थिति पर दुविधा को उजागर करते हुए कहा कि इस स्थिति में कई आयाम हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल में 7 अक्टूबर को आतंकवादी हमला हुआ और उस समय बंधक बनाए गए लोगों की चिंता है। भारी मानवीय संकट है और बड़े पैमाने पर नागरिक जान का नुकसान हुआ है, खासकर महिलाओं और बच्चों की। भारत जो बढ़ते मानवीय संकट के कारण युद्ध विराम के लिए आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव का सामना कर रहा है,
पिछले सप्ताह वॉशिंगटन ने युद्ध विराम की मांग करने वाले सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था। ऐसा उसने दूसरी बार किया है। रूस ने एक प्रस्ताव पर वीटो कर दिया और चीन ने भी दूसरे प्रस्ताव पर वीटो करने में शामिल चीन हो गया। हालांकि परिषद ने रूस, अमेरिका और ब्रिटेन की अनुपस्थिति रहने के बाद लड़ाई में मानवीय ठहराव का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। पिछले महीने के अंत में युद्धरत पक्ष गाजा तक मानवीय राहत आपूर्ति पहुंचाने और बंधकों को रिहा कराने के लिए लड़ाई में 4 दिनों के मानवीय ठहराव पर सहमत हुए थे। इसे बाद में 3 दिन और बढ़ाया गया था। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान के भीषण हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिक की मौत के बाद अब जनरल मुनीर की सेना बौखला गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से इस हमले के दोषियों के खिलाफ एक्शन के लिए कहा है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जनरल मुनीर की सेना अफगानिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर हवाई या ड्रोन हमले को अंजाम दे सकती है। सेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना अब इस हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ विनाशकारी और निर्णायक कार्रवाई कर सकती है। पाकिस्तान में कई वर्षों के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है जिसमें इतने ज्यादा सैनिकों की जान गई है। पाकिस्तान अखबार एक्सप्रेस की माने, उसकी रिपोर्ट्स की माने तो सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना इस घृणित हमले में दोषियों को माफ नहीं करेगी। इससे पहले पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान के दरबार इलाके में मंगलवार को एक चेक पोस्ट पर हुई आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के 24 जवान मारे गए थे। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट डॉन ने सेना के मीडिया मामले के विंग का हवाला देते हुए बताया कि 12 दिसंबर की सुबह 6 आतंकवादियों ने सुरक्षा चौकी पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग ISPR ने कहा, पोस्ट में आतंकियों के प्रवेश करने के प्रयास को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया गया, जिससे आतंकवादियों को विस्फोटक से भरे वाहन को पोस्ट में घुसाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद एक आत्मघाती बम हमला हुआ जिसके चलते विस्फोट के कारण इमारत ढह गई, जिससे कई मौतें हुई। 23 सैनिक शहीद भी हुए। सभी 6 आतंकवादियों को मार दिया गया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से संबंध एक नए समूह तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या 24 को पार कर गई है। इस वर्ष आतंकवादी हमलों में सेना की ओर से एक दिन में मरने वालों की यह सबसे अधिक संख्या है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इससे पहले जुलाई में बलूचिस्तान के झोब और सुई इलाके में अलग अलग सैन्य अभियानों में 12 सैनिक मारे गए थे। एक्स पर एक पोस्ट में कार्यवाही आंतरिक मंत्री सरफराज बुख्ती ने पुलिस स्टेशन पर आतंकवादी हमले की निंदा की और लोगों की मौत पर गहरा दुख भी व्यक्त किया। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि उसने 17 आतंकियों को मार गिराया है। माना जाता है कि TJP अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन TTP का एक अंग है और वह दबाव बढ़ाने के लिए उसके जरिए हमले करा रहा है। वही TTP को तालिबान का पूरा समर्थन हासिल है। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल ने जिस हुंकार के साथ बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग की थी, वैसी हुंकार अब गायब हो चुकी है। एनिमल ने कभी एक दिन में 71.40 करोड़ तक कमाए थे, लेकिन अब इसकी कमाई हर दिन गिरती जा रही है। रणबीर कपूर और बॉबी देओल स्टारर एनिमल को 11वें दिन सबसे तगड़ा झटका लगा था, क्योंकि फिल्म की कमाई 61.53% नीचे गिर गई थी। यह सिर्फ 13.85 करोड़ ही कमा पाई। पर 12वें दिन तो एनिमल और नीचे आ गिरी। वही 12वें दिन सैम बहादुर की कमाई बढ़ गई। हालांकि यह मामूली सी बढ़त थी। आइए आपको बताते हैं कि 12वें दिन यानी 12 दिसंबर को एनिमल और विकी कौशल की सैम बहादुर ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्मेंस किया और कितना कलेक्शन रहा। सबसे पहले बात करेंगे एनिमल की। 100 करोड़ के बजट से बनी और करीब 4000 से भी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई एनिमल अब प्रॉफिट में है, पर बॉक्स ऑफिस पर अब इसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। फिल्म की कमाई में यह गिरावट पहले सोमवार से शुरू हुई थी। तब एनिमल ने 43.96 करोड़ की कमाई की थी। उसके बाद से लेकर अब तक हर दिन कलेक्शन नीचे गिर रहा है। 11 दिसंबर को एनिमल जबरदस्त तरीके से नीचे आ गिरी और सिर्फ 13.85 करोड़ कमाए। वही 12वें दिन इसकी कमाई 12.72 करोड़ रही।
इस तरह एनिमल ने 12 दिन में देश भर में 457.84 करोड़ का बिजनेस कर लिया। 12वें दिन फिल्म की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 19.86% रही। सुबह के शोज में यह 13.74%, दोपहर को 19.51% और शाम के शोज में 19.40% रही, जो कि रात में शोज बढ़कर 26.79% हो गई। एनिमल के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो यह अब तक 750.5 करोड़ हो चुका है। अब यह फिल्म 800 करोड़ की क्लब की ओर बढ़ रही है। फिल्म ने अभी तक 755.60 का कलेक्शन किया है। एनिमल का ओवरसीज का कलेक्शन 210 करोड़ रुपए है। वहीं देश भर में इसने 12 दिनों में 545.60 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।